Hello everyone, this is me Divya Narang, your educator, and welcome to my YouTube channel. And we are going to begin with class 9th economics series जिसमें हम NCERT को डीलअप करेंगे. सो इसी के साथ हम बिगिन करते हैं अपना आज का सेशन. एंड अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक बार ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. एंड प्लीज़ अपने व्यूज़ जो भी हों वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. और जैसा हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था कि हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक की समरी का डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर लेसन में करेंगे. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कंटेंट्स को डिस्कस कर लिया था कि पहला चैप्टर है हमारा स्टोरेज ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें हम लोग ने कुछ बेसिक्स ओवरव्यू ले लिया था. हमने पिछले लेसन में क्या देखा था पहले हम जल्दी से ये समझ लेते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं हम अपने आज के लेसन के साथ. हमने ये डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे हमने विलेज पालमपुर का एग्जाम्पल लेते हुए हमने ये चीज़ बोली थी कि कैसे प्रोडक्शन होता है. जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है प्रोडक्शन से वो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी. हमने बोला कि पालमपुर एक विलेज है जहाँ पे फार्मिंग वाज द मेन एक्टिविटी, लेकिन फार्मिंग के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे परफॉर्म होती हैं. दे आर लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और हमारे ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्केल्स में फॉलो किया जाता है. क्लियर विद दिस? ओके. उसके बाद हम लोग ने ये भी बात कर ली थी कि पालमपुर हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया एक विलेज का, ठीक है, जहाँ वहाँ पे कैसी सिचुएशंस होती है, क्या वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इससे हम कॉन्सेप्ट हमें समझना तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. हमने पढ़ा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर द स्लाइड. ठीक है, तो हमने पढ़ा कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पहली बात, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि हम जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, अब हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे पीपल हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, बट जो लोगों की वांट्स है, जो लोगों की डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना, इक्वेट करना, उसके लिए वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कि कैसे अनलिमिटेड जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कैसे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें. उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमारा एम होना चाहिए, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुँचे, दैट एवरीथिंग कम्स अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन of production, or you can say factors of your production. I think this is very much clear to everybody. ये आप इग्नोर मत करना. अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी इसको गो थ्रू कर रहे हो. क्लियर? मेजरली हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ये चीज़ें हम लोग ने लास्ट लेसन में डिस्कस कर ली थी. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चीज़, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए एक जगह तो चाहिए होगी ना. ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल में सोचो कि अगर आपको एक स्कूल का डेवलपमेंट करना है, व्हाट यू नीड इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग. ये तो है नहीं कि आप पत्थर, ईंटें, चौक, ब्लैक बोर्ड ये सब ले आए. इस सबको क्या करोगे, कहाँ बनाओगे? उसके लिए यू नीड लैंड. सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग you require is a natural resource. Basically it can be land, else it can be your water, forest, minerals and so on, जितने भी natural resources होते हैं. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द लेबर. लेबर क्या होता है? कौन पीपल काम करेंगे. हमने लैंड तो चलो कर लिया, वहाँ पे स्कूल का सेटअप होना है, हमारे रूम्स बनने हैं, बहुत सारी जो भी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, तो उसके लिए व्हाट वी नीड इज़ लोग, दैट इज़ योर लेबर. कुछ एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं जो कि नेसेसरी टास्क करते, कुछ हमारे मैनुअल वर्क करते, तो इस तरीके से वो भी डिवाइडेड होता है. क्लियर एवरीबडी? हर वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर विच इज़ नेसेसरी फॉर योर प्रोडक्शन. ओके. उसी के साथ अगर हम बात करें थर्ड रिक्वायरमेंट, तो थर्ड रिक्वायरमेंट इज योर फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? जितने भी वैरायटी ऑफ इनपुट्स हमें ज़रूरत होते हैं हर स्टेज में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो हमारा आ जाता है फिजिकल कैपिटल में. इसमें हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो सकता है, हमारा वर्किंग कैपिटल हो सकता है, कुछ
टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिंपल टूल्स होते हैं, वो हमें हर स्टेज पे ओवर लॉन्ग ईयर्स तक हमें वो काम आ जाते हैं, दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं विच वी नीड, जो हर स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है, जब जो काम कर रहे हैं जब तब हमें ज़रूरत होती है, लाइक मनी होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, तो दैट कम्स अंडर योर वर्किंग capital. And the third and the last is your human capital, that is your knowledge and enterprise. इन सारी चीज़ों का आप यूज़ कैसे करोगे, कैसे आप काम करोगे, that comes under your human capital. I think it is clear to everybody. तो ये सारे पूरा कोऑर्डिनेट होके बनता क्या है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हर प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग 4 थिंग्स: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड योर ह्यूमन कैपिटल, विच बिकम्स योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस. अब हम एक एक करके एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे. पहला चैप्टर आपका लैंड, लेबर एंड कैपिटल को डील अप करेगा. नेक्स्ट लेसन जो है आपका डील अप करेगा ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स. क्लियर? ओके. नाउ अगर अब हम बात करें लैंड की, हम बात किसकी करेंगे अब यहाँ पे? लैंड की. तो लैंड हमने बोला कि फार्मिंग जो है हमारा मेन प्रोडक्शन है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लोग जो हैं वो हमारे फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं और वो वहीं पे काम करते हैं. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. वो फार्मर्स हो सकते हैं, दे कैन बी योर फार्म लेबरर्स. हो सकता है वो खुद अपने काम, अपनी जगह पे लैंड पे काम करते हैं या फिर कहीं और जाके भी लोगों के लैंड पे काम करते हों और उनको कुछ अर्निंग्स होती हों. क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी वेस्ट लैंड होता है उसको हम कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम अपना फार्मिंग प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज कर पाएँ. ठीक है, जितना भी बेकार लैंड होता है उसको हम एक प्रॉपर लैंड में लाते हैं, जिससे कि हम उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर पाएँ. सो द स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है मेजर करने के लिए, दैट इज़ योर हेक्टेयर. लोकल यूनिट्स आपकी अदरवाइज हो सकती है बीघा और ये सारी चीज़ें. 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद वन साइड एज फॉर एग्जाम्पल 100 mm. ठीक है, ये सारा बेसिक चीज़ हो गई. अब अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात बोलें कि क्या कोई तरीका है जिससे हम मोर दैन 1 क्रॉप्स हम सेम लैंड पे ग्रो कर सकते हैं, क्या हम उससे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं? तो येस, इन दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स हमारे जो जितने भी अवेलेबल होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, तो कुछ सीजन्स में डिवाइड होता है. खारिफ क्रॉप्स है, रेनी सीजन में होता है, तब हम ज्वार बाजरा वहाँ पे ग्रो करते हैं, जिसको हम केटल फीड की तरह यूज़ करते हैं. फिर हम कल्टिवेशन करते हैं पोटैटोज़ का बिटवीन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर. इसी के साथ विंटर सीजन में, दैट इज़ योर राबी क्रॉप्स, उसमें हम वीट का करते हैं. तो ऐसे ही अलग अलग सीजन्स के लिए हम अलग अलग क्रॉप्स रखते हैं. तो येस, वी कैन ग्रो मोर दैन 1 क्रॉप ऑन द सेम लैंड एंड दैट टू प्रॉपर तरीके से. अब ये जो खारिफ क्रॉप है, राबी का मतलब है, ये अभी हम आगे आने वाले लेसन में इन डिटेल समझेंगे, बट बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, कुछ रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, हर सीजन के लिए कुछ अपने खुद के क्रॉप्स होते हैं जिसमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है. तो हम उसके सीजन्स के अकॉर्डिंग जो क्रॉप कल्टिवेबल होता है हम उस हिसाब से उसको ग्रो करते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारा शुगर केन है, वो हम हार्वेस्ट करते हैं वंस एवरी ईयर. तो शुगर केन हमारा जो होता है रॉ फॉर्म में होता है हमारे पास, और उसको हम बाद में सेल करते हैं. उस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं जागरी के फॉर्म में, दैट इज़ आपका जो गुड़ होता है, और उसको जाके हम वो सेल करते हैं. तो इस तरीके से हम आगे अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है कि हम, अब ऑब्वियस सी बात है ना, हर चीज़ की डिमांड अलग होती है, तो हम कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन ग्रो मोर दैन 1 क्रॉप फ्रॉम दैट सेम लैंड? ये भी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हम ये कैसे कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ पॉसिबल. द मेन रीज़न जो ये पॉसिबल है, दैट इज़ बिकॉज वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ आर इरीगेशन सिस्टम. हमारे पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरीगेशन का. अब ये इरीगेशन का सिस्टम कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिसिटी से. हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसका प्रोडक्शन और अच्छे से कर पा रहे हैं. अर्लियर जो होता था पर्शियन व्हील्स हम यूज़ करते थे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता था, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती थी. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया, प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया, हमारे इक्विपमेंट्स बढ़ते गए, उस हिसाब से अब हम इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अब हम अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ज़्यादा, एक ही लैंड पे हम ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो कर पा रहे हैं. क्लियर एवरीबॉडी? इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया. इसी के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज़ योर मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक टाइम पे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाना,
मीनिंग अगर आप नॉर्मल टर्म्स में समझो तो ये हुआ. सो व्हेन वी कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज व्हाट, योर मल्टीपल क्रॉपिंग. अगर हम एक से ज़्यादा क्रॉप एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में ड्यूरिंग वन ईयर अगर हम ग्रो कर पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर मल्टीपल क्रॉपिंग. और ये मोस्ट कॉमन वे होता है जिससे हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाते हैं और सारे ही लोग फिर एक टाइम पे हमारे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं. और इसी के साथ पोटैटो भी एक थर्ड क्रॉप की तरह वो ग्रो कर पाते हैं. तो इस तरीके से हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो पाता है, क्रॉप्स ग्रो हो पाते हैं और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? ओके. इसी के साथ अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ईल्ड का. व्हाट इज ईल्ड? ईल्ड को हम मेजर करते हैं एज अ क्रॉप विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द गिवन पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. एक सिंगल सीजन में हम हमारा एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे हमारे कितने क्रॉप्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं उसका जो मेजरमेंट होता है वो हमारा ईल्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके. सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ईल्ड. So it is measured as the crop produced on the given piece of land during the single season. Earlier हमारा ट्रेडिशनल yield मेथड जो होता था तो उससे हमारा yield बहुत कम होता था. धीरे धीरे हम स्विच ऑन हुए मॉडर्न yield के मेथड्स में, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, विच इज़ योर ग्रीन रेवोल्यूशन और यू कैन से एज अब इसमें HYV सीड्स का कॉन्सेप्ट आ गया. क्लियर? yield को हम मेजर कैसे करते हैं हमने ये डिस्कस कर लिया. तो सीड्स जो हमारे कल्टिवेशन में पहले होते थे वो ट्रेडिशनल मेथड से होता था जिसकी वजह से हमारा जो ईल्ड होता था वो बहुत कम होता था. जैसे स्टार्टिंग में फार्मर सिर्फ काउडंग का यूज़ करते थे या बाकी नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ करते थे एज फर्टिलाइजर्स, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो होने लग गया एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन है जो हमारा ईल्ड है उसको हम ग्रो कर पा रहे हैं. 1960s में इसका प्रोडक्शन का इसका ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. इसकी वजह से वीट और राइस का हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे थे यूजिंग विच मेथड? HYV सीड्स. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड्स? एवरीबडी कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन. आप वहाँ पे अपने कमेंट्स देना कि फुल फॉर्म क्या है HYV का. सिंपल से क्वेश्चन है बट देन ऑल्सो आई वुड लव अगर आप लोग उसका रिस्पॉन्स दीजिए. क्लियर? तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट है HYV सीड्स का. HYV सीड से क्या हो रहा था कि हम ज़्यादा क्रॉप्स, मोर क्रॉप्स हम एक सिंगल प्लांट पे ग्रो कर पा रहे थे एंड देयर वर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स. इसकी वजह से हम क्रॉप्स भी ज़्यादा ग्रो कर पा रहे थे और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स भी हम कर पा रहे थे. क्लियर? बट ऑब्वियसली बात है अगर हम कुछ भी नई चीज़ लाते हैं तो देयर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स. इसको भी अभी हम डील अप करते हैं आने वाले लेसन्स में. इसी में अभी हम देखेंगे. तो अगर हम पहले बात कर लें कि हमने अभी HYV के बारे में बोला तो ये हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड है. अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एज आई सेड HYV सीड्स का यूज़ हो गया. इसमें वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. यहाँ पे हम इरिगेशन के लिए भी कैनाल्स, पंप सेट्स, डैम्स हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं. ठीक है. उसके अलावा वी आर यूजिंग फार्म मशीनरी जिसमें हमारा डीजल हो गया या जितने भी अदर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स यूज़ हो सकते हैं वो आ गया. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. जो फर्स्ट थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड ट्राई किया, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सो दे वर द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड योर वेस्टर्न यूपी. तो इन लोग ने सबसे पहले ट्राई करा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, दैट इज HYV सीड्स, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस. एंड बेसिकली हम ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट रेवोल्यूशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज वीट रेवोल्यूशन. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. अब हम बोल तो रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, हमने प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, हमने फूड ग्रेन्स जो है हमने उसका भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन मन में एक क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम इतनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से हमारा लैंड सस्टेन कर पाएगा? क्या लैंड हमारा डिग्रेड नहीं होगा? ये क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि येस हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बट ऑब्वियस है कि कुछ हमारे अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं. इट्स नॉट कि हर चीज़ का पॉजिटिव साइड होता है, हर चीज़ का नेगेटिव साइड भी होता है. तो ऑब्वियस है क्या अगर हम इतना पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी इतना यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमारा ये लैंड सस्टेन करेगा? सो येस हमारा लैंड में प्रॉब्लम आएगा, हमारा लैंड जो है डिग्रेड होगा. वाई? बिकॉज एक तो पहली बात हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं बिकॉज हम इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर गोइंग टू डिग्रेड.
क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। हम जैसे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं और भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से देयर इज़ अ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वी आर यूजिंग एन इंक्रीज, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो येस, हमारा लैंड सस्टेन नहीं होगा, हमारा लैंड जो है डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, क्योंकि लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसका ध्यान दें। बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड से इसका ओवर यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो रही है। ठीक है, उसके अलावा हम इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, हम इतना ग्राउंड वाटर का कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है इरीगेशन के लिए, जिसकी वजह से हमारा वाटर टेबल में भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो रहा है और हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसके लिए, हमारा लैंड के लिए। क्लियर एवरीबॉडी। अब अगर हम इसी के साथ बात कर लें लेबर की, अब लेबर में हम क्या समझेंगे। अब देखिए, देयर आर सम जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, कुछ हमारे मीडियम फार्मर्स होते हैं और कुछ हमारे हाई फार्मर्स भी होते हैं। तो जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं या जो उनकी जो फैमिली होती है वो कल्टीवेट करते हैं उनका खुद का लैंड, खुद का फील्ड, और वो प्रोवाइड करते हैं लेबर जॉब की ज़रूरत। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास कम जगह है, कम लैंड है, तो उसका काम मैं खुद भी कर सकती हूँ और मुझे किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने ही लैंड पे अपना कल्टिवेबल कर सकती हूँ, बिकॉज मैं स्मॉल फार्मर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे का नहीं है, ठीक है, जो है चलने दो। सो दैट इज़ व्हाट स्मॉल फार्म लेबरर्स होते हैं, जो कि अपने ही लैंड को कल्टिवेट करते हैं और उसी से अपना घर का काम चलाते रहते हैं। दे ग्रो वेरियस क्रॉप्स और उसी से उनका काम हो जाता है। देन कम्स योर मीडियम और हाई फार्म लेबरर्स। अब इनके पास लैंड भी ज़्यादा है एंड दे वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, तो वो क्या करेंगे, वो हायर करेंगे लोगों को कि उनके फील्ड में आके वो काम करें। ठीक है, अब हाई फार्म लेबरर्स जो होते हैं हमारे लैंडलेस फैमिली को, किसको वो एम्प्लॉय करेंगे, किसको वो हायर करेंगे, या तो जो लैंडलेस फैमिली है जिनके पास लैंड नहीं है वो यहाँ पे आके काम करेंगे, या फिर जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है जो अपने छोटे ही लैंड कल्टीवेट करते हैं, तो अपना टाइम निकाल के उनको भी ये हायर कर सकते हैं एंड दे स्मॉल फैमिली मेम्बर्स वो आते कल्टीवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब इससे क्या होता है, ये जो होते हैं डेली बेसिस में भी इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या फिर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है, इनको पूरे 24 हमारे जो पूरे सारे महीनों के लिए इनको एम्प्लॉय कर लिया जाए, हायर कर लिया जाए, या फिर जब कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, लाइक हार्वेस्टिंग हो रही है, सोइंग हो रही है, प्लगिंग हो रही है, अगर उस टाइम पे ही सिर्फ इन लोग को बुला लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बिजनेसमैन होते हैं, अब उनके जो पूरे हर टाइम नहीं रहता है, जो लाइक प्राइवेट कंपनीज वाले रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, आते हैं, काम करके जाने, सुबह मॉर्निंग में जाना है, शाम को आना है, एंड दिस इज़ द डेली रूटीन। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उनका वर्क जो होता है इट इज़ नॉट ऑन डेली बेसिस, इट इज़ ओकेजनल। तो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन लोग को हायर किया जा सकता है। ठीक है, और इवन वर्कर्स जो होते हैं कम वेजेस में भी काम करने लग जाते हैं, बिकॉज इतना हैवी कंपटीशन है कि उनको लगता है अगर मैंने यहाँ भी काम नहीं किया तो फिर मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा और फिर मेरा आगे का घर का खर्चा और जितने भी मेरा काम है वो मेरा नहीं चल पाएगा और फिर मैं फिर से बिना काम के रह जाऊँगा। तो वो मान जाते हैं कि चलो मैं इतने में भी काम कर लूँगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसी के साथ हमारा फिर कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल का। अब कैपिटल में क्या होता है, हमारे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे जितने भी हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, अगेन हम इसको डिस्कस करते हैं वैसे स्मॉल फार्मर्स और हमारे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। जितने भी हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं मनी, जिस वो क्या कर, अब कोई स्मॉल फार्मर है वो अपना ही सिर्फ लैंड कल्टीवेट करे तो वो सिर्फ अपना ही खर्चा चला पा रहा है, वो भी नॉर्मल सा, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्टैंडर्डली, नो, थोड़ा बहुत। तो अगर वो बाई चांस फर्दर कुछ करना भी चाहेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेगा, तो उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट भी कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो बोरो करेंगे मनी, जिससे कि वो अपने कैपिटल जो है वो उसको अरेंज कर पाएँ। अब ये जो मनी है वो बोरो किससे करेंगे, ऑब्वियस है, एक तो उनके पास ऑप्शन है जो भी लार्ज फार्मर्स हैं उनसे कर लेंगे। उसके अलावा जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे प्रोवाइड कर देते हैं एक चीज़ के बदले कुछ, उनसे प्रोवाइड ले लेंगे, उनसे हेल्प ले लेंगे, या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जो आगे का प्रोडक्शन करवाएं उनसे हेल्प लेके मनी बोरो कर लेंगे, जिससे कि वो अपना कैपिटल अरेंज कर पाए। लेकिन अब बोरो कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कोई खाली बस पैसे दे दिए और कहा ठीक है जाओ तुम पैसे रख लो और मज़े करो, नहीं, ऐसे आज के टाइम तो कोई नहीं करेगा और पहले भी बिल्कुल कोई नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या करते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जितना टाइम का बढ़ता जाएगा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा।
देन कम्स, तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं मनी जिससे कि वो अपना कैपिटल अरेंज कर पाएँ. देन कम्स योर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, व्हाट दे डू, दे सेव. अब इनके पास पैसे हैं, ठीक है, इनके पास अपना खुद का है, तो वो या तो फार्मिंग से सेव करते रहेंगे और वहाँ से अपना कैपिटल अरेंज कर लेंगे, या फिर वो अपना भी इतना सेविंग होती है कि वो अपना काम कर सकते हो, खुद से अपने कैपिटल्स अरेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ सेव करते जाएंगे ज़्यादा उतना लॉन्ग टर्म के लिए उनका बेटर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो और मिलता जाएगा. ठीक है, अब ये बात हमने कर ली लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल अभी नहीं, हमने अभी फिजिकल कैपिटल की बात करी. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन अब जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर और कैपिटल है, अब नॉर्मल है, हार्वेस्टिंग करी, प्रोडक्शन करा, अब बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती ना. अब आपने अगर कोई लैंड, जिनके पास लैंड है उसने वीट सब ग्रो कर लिया, अनाज उगा लिया, तो वहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं हो जाती है, उनका प्रोडक्शन करना ज़रूरी होता है, वो फिर सेल होते हैं. गाँव में बना, वहाँ से उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो गाँव से आता है हमारे शहर में, तो वहाँ से जितना भी सरप्लस होता है वो सेल किया जाता है. अब इसके भी 2 तरीके हैं, ये सेल हुआ, आप नॉर्मल समझ लो, हमारे यहाँ कोई गांव से कुछ वीट और ये सारे बने, वो गांव से क्या, ये नॉर्मल आप सोच लो पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ, वो तो गांव में हुआ, वहाँ से आता है हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी पे आएगा, तो वहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से हमने ख़रीदा, तो ये क्या प्रोसेस हुआ कि हमने ये जितना भी सामान था वो हमने मार्केट में आके सेल करा, मार्केट में सेल करा, फिर उन्होंने शॉपकीपर्स को दिया, शॉपकीपर्स ने हमें दिया, तो हर किसी का कहीं स्टेज पे कुछ प्रॉफिट है, कहीं लॉस है. तो ये हमारा मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि सिर्फ हार्वेस्टिंग कर लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रोडक्शन हो गया उससे काम नहीं चलेगा, हमें उसके आगे का प्रोडक्शन जाके सामान बेचना है, सरप्लस सेल करना है, मार्केट में पहुँचाना है, शॉपकीपर्स तक पहुँचाना है, जिससे कि लोगों तक भी वो पहुँच पाए, और वहाँ से होती है लोगों की अर्निंग. एवरीबडी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? ओके, सो यहीं पे हमारा चैप्टर बस एंड हो गया है. सिंस हमने फर्स्ट लेसन में क्या डिस्कस करा था कि फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है, बट ऐसा नहीं है कि फार्मिंग ही सब कुछ है, देयर आर अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जिससे भी हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और हम अपनी अर्निंग्स ले सकते हैं. सो व्हाट आर दीज नॉन फार्म एक्टिविटीज़? वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि फार्म एक्टिविटीज़ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. जैसे कि हमारा डेयरी है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से हमने मिल्क को फीड करा, वहाँ से हमने मिल्क मिला और यहाँ पे हमने आके मार्केट में इसको बेच दिया, तो यहाँ से भी हम अपना काम कर सकते हैं. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी स्मॉल स्केल होम या फील्ड के बेस्ड या फैमिली लेबर्स की हेल्प से हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. देन कम्स शॉपकीपर्स, जो भी हमारा ट्रेडिंग का काम है, ट्रेड है, ट्रेड मीन्स व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. हमारा जो होता है, एक सामान हमने एक जगह से ख़रीदा, दूसरी जगह बेचा, वो आगे कंटिन्यू होता गया, तो ये जो बाय और सेल का प्रोडक्ट होता है. अब ये बाय एंड सेल कैसे हुआ? मान लीजिए गांव से पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ, वो आके हमारे जैसे मान लो हमारी सिटीज़ में आके सेल हुआ, ठीक है. अब वहाँ से जो जितने भी सब्जी मंडी वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं से ख़रीदा, यहाँ से उन लोग ने बाय किया, अब उन्होंने बाय करा, यहाँ पे आके हम लोग को सेल कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर ट्रेड, एक्सचेंज हो रहा है, बाय एंड सेल का प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, ये काम हम कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक लोगों को लेना, सिर्फ लोग नहीं, इट कैन बी योर गुड्स, इट कैन बी योर पीपल एज वेल. लोगों का भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, तो उससे भी लोगों को पेमेंट मिलता है, दे गेट अर्निंग्स. तो ये एक्टिविटीज़ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आप भी अपना प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो एडवांटेज नॉन फार्म एक्टिविटी का ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, आपको कम जगह भी मिल रही है, यू कैन स्टार्ट विद योर वर्क. स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करो, देन यू विल बी गेटिंग दैट. सो ये हमारी हो गई नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन. एवरीबडी क्लियर विद दिस? सो यहीं पे हम ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है. अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स, एनी डाउट्स, स्मॉल बिग जैसा भी हो, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बिगिन करूँ, सो आई विल बी टेकिंग अप योर क्वेश्चंस फर्स्ट. क्लियर? साथ ही के साथ आप लोग ये चैप्टर रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट लेसन में आई विल बी बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 2, बट बिफोर दैट आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑल्सो. क्लियर? एंड
इसी के साथ आई एम वाइंडिंग अप दिस लेसन। आई होप आप लोगों को मेरे लेसन समझ में आ रहे हैं। इफ़ येस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे और भी ऐसे लेसन्स कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड डू लाइक माई लेसन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग, और अगर आपके कोई जानने वाले हैं जिसको इस कोर्स से कुछ मदद मिल सकती है, देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, या जिसको भी हेल्प हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको मेरा लेसन जेन्युइनली पसंद आ रहा है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड हिट अ लाइक बटन ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।